नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। जल तो जीवन है, लेकिन किसे पता था कि यह दरअसल जीवन में खलल डालने वाली स्थिति पैदा कर देगा। कावेरी विवाद के मद्देनजर जो आज नजारा समूचे कर्नाटक में नजर आ रहा, खास तौर से बेंगलुरु में इस तरीके की हिंसा बड़ी, 50 से ज्यादा बसें फूंक डाली गई। दोपहर 3 बजे तक लगभग शहर बंद हो चला था और आईटी सेक्टर के पहचान वाला बेंगलुरु शहर में दहशत ऐसी कि अमेरिका ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। 15,000 से ज़्यादा जवान तैनात कर दिए गए, धारा 144 लगा दी गई। मैसूर, मांड्या, पाणापुरा में भी ज़बरदस्त इसका असर। और इन सब के बीच जो स्थिति है, जिसके भी रजिस्ट्रेशन वाले नंबर नजर आए, कर्नाटक में तमिलनाडु और तमिलनाडु में कर्नाटक, वहाँ पर आगजनी शुरू हो गई, हिंसा शुरू हो गई। और इस तरीके से ये पहली बार हालांकि नहीं है, लेकिन जिस तरह की हिंसा इस दौर में बढ़ी है, उसने कई राजनीतिक संकेत भी दिए हैं। और आने वाले वक्त में कावेरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो बार बार जिक्र करता है कि कितना पानी छोड़ा जाए और राजनीति आड़े आकर खड़ी हो जाती है, ये बेहद महत्वपूर्ण। हम आपको दिखलाएंगे, इस पर खास कार्यक्रम दिखलाएंगे 10:30 बजे, ये बताते हुए कि इस बार दक्षिण भारत में बरसात कम हुई है और कावेरी विवाद इसलिए कहीं ज़्यादा तेजी से पानी के मद्देनजर आग पकड़ चुका है। लेकिन दस्तक में बात आज होगी कुछ बातें जिसको कहते हैं कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दे में ऐसा क्या है जिसे पर्दे में रहने दिया जाए? आइए, इस देश में सियासी लोकतंत्र, चुनावी लोकतंत्र, संविधान लेते हुए सांसदों का मंत्री बनना, विधायकों का मंत्री बनना और उनके भीतर का लोकतंत्र, हमें लगा सारी बातें खोल के रख दी जाए। तो आइए लोकतंत्र का इस तमाशे को देखते हैं जिसमें हर कोई यही कहता है, पर्दे में रहने दो। मैं न ठेकेदार हूँ, मैं न गुंडा हूँ, मैं न लुटेरा हूँ, न मैं कलेक्शन करता हूँ, न मैं किसी से चंदा लेता हूँ। फिर क्यों आता है? एक बात जान लीजिए कि कानून का राज पहले भी था, अब भी होगा। वही मैं देख रहा हूँ, लोगों के चेहरे पे कहीं डर दिख रहा है। अखिलेश जी के लिए जो धन संग्रह करते थे, ऐसे 2 मंत्रियों को बर्खास्त किया है। हमारे दोनों नहीं, पूरे मंत्री हमारे हैं, बनाए तो मैं नहीं है। दुनिया को मालूम है कि बिहार की जनता का क्या मैंडेट है। शहाबुद्दीन ने कोई ऐसी बात नहीं की है, बोला लालू जी ने कहा। अब पत्थर फेंके कौन? क्योंकि राजनीति के हमाम में जो जेल में है, जो बर्खास्त कर दिए गए, जो सीधे अदालत के निशाने पर है, उनका चेहरा तो देश देख रहा है, बहस सुन रहा है और जान भी रहा है। लेकिन जरा यह समझें कि भ्रष्टाचार, अपराध और रईसी यानी करोड़पति होने का सुकून कमोवेश इस देश की केंद्रीय सत्ता से लेकर तमाम राज्यों की सरकार और उसके सत्ता में सिमटा हुआ है। और वही तमगा भी है, चाहे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल हो या राज्य सरकारों के मंत्रिमंडल, विधायक हो या सांसद, मंत्रियों की फहरिस्त हो। मसलन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट यानी एडीआर ने सांसद, विधायक, मंत्रियों के चुनावी फॉर्म भरते वक्त एफिडेविट में ही जिन अपराधों का जिक्र किया, उनकी फहरिस्त को ही निकाला तो सामने आए कि केंद्र के 78 मंत्रियों में से 24 दागदार हैं, तो राज्यों के 609 मंत्रियों में से 210 मंत्री दागदार हैं और इनमें 113 के खिलाफ तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी शहाबुद्दीन जेल से निकला तो हंगामा है। बेल को कैंसिल कराने के लिए शहाबुद्दीन के बेल को सुप्रीम कोर्ट में स्वयं बिहार सरकार को जाना चाहिए। हम लोगों ने अखबारों में देखा कि प्रशांत भूषण जी वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये तो बड़ा शर्मनाक होगा कि राज्य सरकार नहीं जा रही है और एक इंडिविजुअल एक्टिविस्ट जो हैं वो जा रहे हैं। क्यों बिहार सरकार क्यों नहीं जा सकती है? और यूपी के 2 मंत्रियों को भ्रष्ट कहकर यूपी के सीएम ने बाहर का रास्ता दिखा दिया तो भी हंगामा है। कि अखिलेश जी की सरकार की साठगांठ अपराधियों के साथ है, भू माफिया के साथ है और खनन माफिया के साथ है। तो क्या वाकई किसी सत्ता में इतना नैतिक साहस नहीं कि वो अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर बोल सके? क्योंकि देश में कोई राज्य ऐसा है ही नहीं जहां के मंत्रियों पर आपराधिक मामले या भ्रष्टाचार के मामले दर्ज ना हो। मसलन देश के टॉप 10 राज्यों को ही देख लीजिए। झारखंड में 90% मंत्री दागदार, तो केरल, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी और आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य जहां 50 से 80% तक मंत्री दागदार हैं। तो कर्नाटक, गुजरात समेत 16 राज्यों में 30 से 40% मंत्री दागदार हैं। यानी हर सरकार खुद ही शीशे के घर में बैठी है। तो फिर सीधे कहे कौन? इसीलिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी सीधे कहने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं।
जो बोले या सब पर रिएक्शन करने देने के लिए हमको मैंडेट मिला है। दुनिया को मालूम है कि बिहार की जनता का क्या मैंडेट है, तो हम जनता के मैंडेट के मुताबिक चलें या कोई आदमी कुछ बोल रहा है उस पर ध्यान दें। आज तक हम कोई ध्यान दिए हैं? तो क्या सत्ता का मतलब ही भ्रष्टाचार, अपराध और पैसा है? क्योंकि दागदार रईस भी खूब होते हैं। संसद के भीतर 182 दागदार हैं, उसमें 180 करोड़पति हैं। तो देश के दागदार 1258 विधायकों में से 1190 विधायक करोड़पति हैं। मोदी मंत्रिमंडल के 78 सदस्यों में 72 केंद्रीय मंत्री करोड़पति हैं, जिनकी अपनी संपत्ति 1 करोड़ से लेकर 135 करोड़ रुपए तक बताई गई। और सिर्फ 6 मंत्री ऐसे जो लखपति हैं। उसमें रामविलास पासवान, सुदर्शन भगत, थावरचंद गहलोत, अजय टामटा, अनिल माधव दवे और साध्वी निरंजन ज्योति है। और वजह भी यही कि सत्ता में कोई भी आए कोई भी रहे, सत्ता किसी भी रूप में बदले, लेकिन हालात बदलने की दिशा में कभी कोई कदम बढ़ाता ही नहीं। और याद कीजिए तो जनादेश की ताकत के बाद मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हिम्मत दिखाई, संसद को अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का ऐलान किया। लेकिन 2.5 बरस बीतने के बाद भी निकला कुछ नहीं, हालात जस के तस हैं। और आइए इन हालातों में लिए चलते हैं आपको बिहार। वहां की हकीकत है क्या? तो बिहार की राजनीति में अपराध की मिलावट का सबसे ताजा आंकड़ा है ये, यानी जिस बिहार के आधे से ज्यादा विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहां क्या किसी राजनेता का अपराधी होना या अपराधी का राजनेताओं के आश्रय राजनीति को साधना क्या वाकई कोई मुद्दा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 11 बरस बाद जमानत पर जेल से बाहर आए शहाबुद्दीन को लेकर राजनीति गर्म है। तो क्या इसलिए क्योंकि उसका आपराधिक इतिहास है, या इसलिए क्योंकि जेल से बाहर आते ही शहाबुद्दीन ने आपराधिक राजनीति की बिसात बिछाकर खुद को वजीर और सीएम नीतीश कुमार को ही प्यादा करार दिया? इसी शब्द का चुनाव कर दिया कि इस सिचुएशन में 4 दल 5 दल मिल करके एक गठबंधन बनाता है, उसमें एक किसी को मुख्यमंत्री के लिए नामित करता है, तो उसको क्या कहेंगे? नहीं ठीक है, उसको क्या कहेंगे? परिस्थिति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो क्या शहाबुद्दीन की जुबान ने चुनावी पोस्टर को भी धता बता दिया? जब पटना की सड़कों पर लिखा रहता था बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, यानी अपराध की राजनीति पर सुशासन का कारपेट नीतीश ने डाल दिया तो जीत मिल गई। लेकिन जेल से निकलकर जब नीतीश पर ही शहाबुद्दीन आंखें तरेर रहे हैं तो नीतीश क्या करें? नाराज हो सकते हैं, गुस्से में आ सकते हैं, दोनों ही हुए। इसीलिए आज जब हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई तो अपने ही साथी आरजेडी के किसी नेता को नहीं बुलाया। इतना ही नहीं, शहाबुद्दीन की रिहाई के वक्त जेडीयू का जो विधायक गिरधारी यादव साथ में खड़ा था उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। जेल आने जाने वालों से अगर भद पीट जाए तो हम लोग को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। भद पीट के आप अगर शालीन और अच्छे आदमी, जानकार आदमी, अगर आप कोई बात कहें तो हम जरूर उस पर हमारी भद पीटेंगे। लेकिन जो अपराध में जेल जाते हैं, आते हैं, कोई हो, एनीबॉडी, उसमें उसकी बातों पर तवज्जो हमारी पार्टी ने दी। लेकिन सवाल नीतीश की नाराजगी का नहीं, राजनीति के अपराधीकरण का है। क्योंकि सच तो यही कि बिहार के 142 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और शहाबुद्दीन को लेकर खफा दिखने वाली नीतीश की पार्टी में भी ऐसे विधायक हैं। ये फहरिस्त देख लीजिए, और ये फहरिस्त कहती है कि आपराधिक मामलों के लिहाज से नंबर 1 पर जो विधायक है वो जेडीयू का ही है। जी, ददन यादव पर 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरे नंबर पर अनंत सिंह है जो निर्दलीय है, और तीसरे नंबर पर बोगो सिंह का नाम है जो फिर जेडीयू से ही है। और इस टॉप 18 की फहरिस्त में 4 विधायक बीजेपी के भी हैं। यानी दूध का धुला कोई नहीं। ये कह सकते हैं शहाबुद्दीन के खिलाफ तो 40 से ज्यादा मामले हैं। बात तो उनकी होनी चाहिए, लेकिन सवाल कहीं उसके आगे का है, क्योंकि सियासत है तो सुशील मोदी शहाबुद्दीन के आश्रय नीतीश कुमार को भी कटघरे में खड़ा करने से चूक नहीं रहे। यानी पिछले 3 वर्षों से शहाबुद्दीन के खिलाफ किसी मुकदमे का ट्रायल नहीं चल रहा है, और उसका लाभ उठाकर उन्होंने बेल प्राप्त कर लिया सारे मुकदमों के अंदर। तो क्या राज्य सरकार एक नोटिस सर्व नहीं करा सकती है? यानी राजनीतिक हमला अपराध के नाम पर होगा, लेकिन राजनीति का अपराधीकरण कोई मुद्दा नहीं। सच तो यह है, और बिहार इससे अलग नहीं, ये खुला सच। और शहाबुद्दीन के पक्ष में उमड़ी ये भीड़ भी बता रही है कि किसी नेता का अपराधी होना या अपराधी का राजनेता होना एक वर्ग के लिए अब कोई मुद्दा भी नहीं।
इसीलिए यह सवाल ही है कि क्या शहाबुद्दीन पर क्राइम कंट्रोल एक्ट लगाकर उन्हें वापस जेल भेजा जा सकता है? वैसे शहाबुद्दीन को बाखूबी मालूम है, अगर उनकी जमानत रद्द भी हो जाती है और राज्य सरकार किसी दूसरे आरोप में फिर से जेल भेजने का फैसला भी कर लेती है, तो भी उनका हमलावर रुख जो कि सीएम के खिलाफ है, उनके अपने समर्थकों में यह संदेश तो दे ही देगा कि दरअसल राजनीतिक तौर पर उनका कद खासा बड़ा है। यानी खेल राजनीति का है। अलबत्ता जो राजनीति में नहीं है वो है इस पिता का दर्द, जिसके 3 नौजवान बेटों की हत्या हो गई और आरोप शहाबुद्दीन पर है जो जमानत पर है। आज उनके नाम से ही यहाँ इतनी शंका, इतनी भयभीत है कि कोई बात करने के लिए, उस समय तो बात करने के लिए वो तैयार नहीं था कि हम आपसे बात भी नहीं करेंगे। बात करेंगे तो हमारी भी जो है जान जा सकती है, हमारे साथ भी कुछ हो सकता है, इसलिए हमसे बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। क्या ये मान लिया जाए अगर आप अपराधी नहीं हैं तो राजनेता नहीं हैं, या ये मान लिया जाए कि अगर आप भ्रष्ट नहीं हैं तो राजनेता नहीं हैं? परतों को पलटिए और उत्तर प्रदेश पहुंच जाइए बिहार से निकलकर, वहां के हालात भी देख लीजिए। तो 1 घंटे में भ्रष्टाचार के आरोपी 2 कैबिनेट मंत्रियों का पत्ता साफ करके अखिलेश यादव ने दिखाना तो यही चाहा, वो भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनकी सरकार का सिवाय विकास के कोई दूसरा एजेंडा है ही नहीं। लेकिन अब जरा इस फेरिस्त को देख लीजिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट की यह रिपोर्ट से निकाली गई फेरिस्त है। अखिलेश के कैबिनेट में शामिल उन मंत्रियों की लिस्ट है जो दागी हैं या कहें जिन पर आरोपों की भरमार है और जिन्होंने चुनावी फॉर्म भरते वक्त अपने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामलों का जिक्र किया है। यानी अखिलेश कैबिनेट में दर्जन भर से ज्यादा दागी हैं, ये किसी से छिपा नहीं। लेकिन झटके में कार्रवाई सिर्फ 2 मंत्रियों पर हुई तो इसका मतलब क्या है? विवादों और आरोपों में घिरे अपने दोनों मंत्रियों को हटाकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव के समय अपनी इमेज चमकाना चाहते हैं। खासतौर पे गायत्री प्रजापति को लेकर मुख्यमंत्री खासे नाराज होंगे, क्योंकि उनकी वजह से चुनाव के समय सरकार को सीबीआई जांच की आंच झेलनी पड़ रही है। लेकिन विपक्ष को बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया है और वो कह रहे हैं कि लूट और भ्रष्टाचार के जो आरोप वो लगाते रहे हैं वो सब अब सच साबित हो रहे हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट यूपी में अवैध खनन में सरकारी मशीनरी की भूमिका की जांच को लेकर बहुत गंभीर है और बीते 28 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में अवैध खनन की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। तो अखिलेश सरकार ने अवैध खनन की जांच सीबीआई से कराने के आदेश को वापस लेने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। और आज अखिलेश यादव ने उन 2 मंत्रियों का पत्ता साफ कर दिया जिनके नाम अवैध खनन के खेल से जुड़ा हुआ था। गायत्री प्रजापति तो खुद खनन मंत्री थे, जबकि पंचायती राज मंत्री राजकिशोर सिंह पर भी आरोप है कि उन्होंने अपने किसी करीबी के नाम पर सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में खनन पट्टा लिया था। इतना ही नहीं, गोंडा और बस्ती में भी उनके नाम पर अवैध खनन चल रहा है। और आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई भी होनी थी, तो अखिलेश ने सुनवाई से पहले ही दोनों मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन हाईकोर्ट का दिल फिर भी नहीं पसीजा। हाईकोर्ट ने सीबीआई को साफ हिदायत दी कि अवैध खनन में सरकारी मशीनरी की भूमिका की गहराई से जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत वो इकट्ठा करे। तो चुनावी मौसम में अखिलेश ने तुरुप का पत्ता फेंका, लेकिन सवाल यही कि हाईकोर्ट का यह आदेश उनके लिए अच्छा तो कतई नहीं, क्योंकि जांच होगी तो सरकार से जुड़े कई नेता अफसरों के नाम सामने भी आएंगे और भ्रष्टाचार का दाग अखिलेश के विकास पुरुष की छवि को दागदार भी करेगा। तो क्या अखिलेश का फैसला पूरी तरह राजनीतिक है? जाहिर है इस सवाल का जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि गायत्री प्रजापति वो शख्स जिन्हें 2002 में गरीबी की रेखा से नीचे मानते हुए बीपीएल कार्ड जारी किया गया और 10 बरस बाद यानी 2012 में उन्होंने अपनी संपत्ति बताई 1 करोड़ 81 लाख रुपए। हालांकि ओम शंकर द्विवेदी नाम के एक शिकायतकर्ता ने 1727 पेज की शिकायत में कहा कि प्रजापति की कुल संपत्ति 942 करोड़ 57 लाख रुपए है। तो प्रजापति मुलायम के करीबी, पार्टी के फंड रेजर माने जाते हैं। भ्रष्टाचार के अलावे दूसरे कई आरोपों के घेरे में वो शुरुआत से हैं, लेकिन फिर भी पद पर बने रहे। तो सवाल भ्रष्टाचार या दागदार होने का नहीं, चुनावी दौर में चुनावी बिसात बिछाने का है। और इस बिसात पर कानून को भी चुनाव के वक्त वजीर तो सत्ता में आने के बाद प्यादा बनाने की सोच ही राजनीतिक लोकतंत्र का नया मूल मंत्र हो चला है।
कौन भ्रष्ट है, कौन अपराधी है? दरअसल अदालतों की फाइल खंगालिएगा तो इस देश में 1,53,00,000 से कहीं ज्यादा मामले अदालतों में लंबित पड़े हैं, क्योंकि जज नहीं है। चीफ जस्टिस हर वक्त सरकार से कह रहे हैं ईमानदारी अपनी जगह है, लेकिन आप काम तो कीजिए, क्योंकि इस देश के भीतर अगर मामले लंबित पड़े रहेंगे, इनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी, तो समाज के भीतर कहीं ना कहीं अपराधीकरण कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। 1,53,88,774 जी, ये आपराधिक मामले हैं जो अदालतों में लंबित पड़े हुए हैं, और जजों की कमी की वजह से देश की अदालतों में 3 करोड़ से ज्यादा मामले इसी तरीके से लंबित हैं, और जिसका रोना बार बार चीफ जस्टिस रो रहे हैं। For every million there are 150 judges. For every million, 10 लाख लोगों के लिए 150 जज। And in India, for 1 million, we have just about 12 judges. So ideal situation will be that you add to the number of judges. Now this is one way of looking at the requirement कि कितने जज चाहिए आपको काम करने के लिए। तो देश के चीफ जस्टिस ने एक बार फिर जजों की नियुक्ति की तरफ सरकार की खामोशी पर चोट कर अपने दर्द का इजहार किया और साफ कहा, सरकार ईमानदारी का जिक्र तो करे, लेकिन जजों की बहाली को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यही हाल रहा तो देश की अदालतों में जल्द ही 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित होंगे। 3 करोड़ तो आज हैं, लेकिन अगर यही सूरत रही, अगर यही जजेस की स्ट्रेंथ यही रही, तो अगले 15-20 साल में 5 करोड़ केस हो जाएंगे देश में। फिर और ज्यादा लोग चीखना शुरू करेंगे कि साहब इंसाफ नहीं मिल रहा। चीफ जस्टिस का मानना है कि अदालतों में जजों की संख्या बढ़े तो हालात कुछ सुधर सकते हैं, लेकिन जजों की संख्या कब तक बढ़ेगी और कैसे बढ़ेगी, इसकी रूपरेखा किसी के पास नहीं है। लेकिन मुद्दा सिर्फ जजों की संख्या का नहीं, मुद्दा तो आपराधिक मामलों का भी है, क्योंकि अगर आज 3 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं तो इनमें 1,53,88,774 मामले आपराधिक हैं। और देश का हाल यह है कि अदालतों के सामने आपराधिक मामले ही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीते महीने अगर अदालतों ने 5,60,409 मामले निपटाए तो 5,19,384 नए मामले दायर भी हो गए। जाहिर है इन आंकड़ों के आईने में साफ है कि देश का समाज अपराध के साए में जी रहा है, और अगर ऐसा है तो फिर राजनीति का अपराधीकरण भी कैसे कोई मुद्दा होगा, क्योंकि राजनीतिक अपराधीकरण का मुद्दा जब अदालत की चौखट पर जाएगा तो वह भी लंबित होता चला जाएगा। क्या क्या छुपाइएगा, किस किस से छुपाइएगा, और क्यों कहिएगा कि पर्दे में रहने दो, सारी बातें खुल के आनी चाहिए। लौटिए इन परिस्थितियों से और आ जाइए दिल्ली। दिल्ली का मतलब क्या? सत्ता, ताकत, शायद। लेकिन दिल्ली चला कौन रहा है, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद दिल्ली वालों के लिए अबूझ पहेली है। इस बात का जिक्र क्यों, जरा रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग अमेरिका में हैं। दिल्ली के सीएम 3 दिन तक पंजाब में चुनावी प्रचार में खुद को झोंककर आज ही दिल्ली लौटे और अब बेंगलुरु निकलने की तैयारी में है, जहां खांसी की समस्या के चलते गले की सर्जरी हो सकती है। और केजरीवाल सरकार के सबसे अहम 9 मंत्रालय संभालने वाले सत्येंद्र जैन गोवा में चुनावी बिसात बिछाने में मशगूल है। तो दिल्ली सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय संभालने वाले केजरीवाल के मंत्री गोपाल राय छत्तीसगढ़ में है। तो सेक्स स्कैंडल में फंसे बर्खास्त पूर्व मंत्री जेल में है, लेकिन उनका विभाग महिला और बाल कल्याण कौन देख रहा है, ये कोई नहीं जानता। तो दिल्ली कैसे चल रही है और दिल्ली चला कौन रहा है, ये वाकई दूर की गोटी है। देश की राजधानी है दिल्ली, लेकिन हर रोज जूझती है कभी डेंगू से, चिकनगुनिया से, टूटी सड़कों से, गंदगी से, ट्रैफिक जाम से। लेकिन मंत्रिमंडल आधा दिल्ली का शहर से बाहर है। खुद मुख्यमंत्री अपना इलाज करवाने जा रहे हैं तो उपराज्यपाल, जिन्हें कोर्ट ने यहां की जिम्मेदारी सौंपी है, वो देश से बाहर है। कहां कहां किन किन स्थितियों को कैसे पकड़ा जाए, पर्दे का मसला है तो गीत सुन लीजिए।